मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत की जटिल भौगोलिक स्थिति और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 को और भी घातक बना दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रुस्तम 2 को मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने में समर्थ बना दिया है और वो अप्रैल से 27,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ान भरने लगेगा। शुक्रवार को इसके प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया गया और स्वदेशी ड्रोन तकनीक के विकास की दृष्टि से डीआरडीओ लगातार प्रोन्नयन में जुटा हुआ है। ये रक्षा संस्थान देश को सैन्य उपकरणों के मामले में अत्याधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। बता दें कि रुस्तम 2 भारत का मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला अत्याधुनिक मानव रहित विमान या फिर ड्रोन होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में टेस्टिंग के दौरान 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एक साथ इतने सारे कोरोना संक्रमित लोग पाए जाने की वजह से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीबीएम कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने यह बताया है कि शनिवार और रविवार को टेस्ट किए गए थे। टीएनएम अपार्टमेंट में आगे भी टेस्ट को जारी रखा जाएगा और बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसकी वजह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा बेंगलुरु में ही एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भी 40 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। बीबीएम कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने यह बताया है कि अभी इस अपार्टमेंट में करीब 1000 लोगों का टेस्ट होना बाकी है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एक तरफ गिरावट देखने को मिल रही है, पूरे देश भर में ही कोरोना के मामले अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बेंगलुरु की, तो एक ही अपार्टमेंट में टेस्टिंग के दौरान वहां पर 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे अब चिंता जो है स्वास्थ्य विभाग की वो बढ़ने लगी है। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविदों ने टूल किट दस्तावेज मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को तत्काल रिहा करने की मांग की है और सरकार से यह कहा है कि वह भारत के युवाओं को निशाना बनाना बंद करें। इसी कड़ी में बेंगलोर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर लोगों ने दिशा रवि की रिहाई की मांग की। टोलगेट मामले में गिरफ्तार हुई पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में कई पार्टियां भी आ गई हैं। इसी कड़ी में मुंबई में आम आदमी पार्टी की ओर से दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर के प्रदर्शन किया गया और सरकार को काले झंडे दिखाए गए। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। हमारे बच्चों का साथ अगर हम नहीं देते हैं, हम खुद हमारे बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन इनका साथ देगा? तो सरकारें कुछ भी करेंगी। आज कोई सरकार है, कल कोई दूसरा सरकार है, मगर हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने बच्चों को संभालें और उनके हक के लिए लड़ें। हम नहीं लड़ते हैं क्या? सरकार से क्या कहेंगे? रिहा करो, न्याय करो। हिटलर की चाल चलेगा, वही है, हिटलर की मौत मरेगा। मेरा नाम मिराज अंसारी है। दिशा रवि को जो अरेस्ट किया गया है गैर कानूनी है और जो भी किसानों के साथ हो रहा है, 2 महीना 2.5 महीना बेचारे भूखे प्यासे बैठे, आज उनका कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो बिल पारित करती है विदाउट बहुमत के मनमानी तरीके से पास करती है और सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार को जानी चाहिए और दिशा रवि को रिहा करना चाहिए, हमारी बस यही मांग है।
अगर नहीं लिया गया तो आगे का स्टेप क्या होगा? तो हमारे देश की जनता देख रही है और हम लोग उसके खिलाफ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे और हमसे जो हो सके संवैधानिक तरीके से हम वो आवाज उठाएंगे। देश वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सही ठहराया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए ये कहा कि जिस तरह के खुलासे दिल्ली पुलिस ने किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक दिशा रवि का विषय है, अभी दिल्ली पुलिस ने उस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था, उस टूल किट के षड्यंत्र को पूरी तरह से पर्दाफाश करके इस पीसी ने रखा है। और मुझे लगता है देश का कानून सर्वोपरि होता है। जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने का प्रयत्न करे, कानून को उसका काम करना चाहिए, कानून को अपना काम बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है, कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर रखा है, उनका इसके पीछे हाथ था और बिल्कुल ये उचित नहीं। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के राकेश टिकैत ने जानकारी नहीं होने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने रेल रोको आंदोलन और कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी जानकारी दी है। उसको एडिट करा था, उसके बाद डाला है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, उसकी अरेस्टिंग की गई है, 2 लोगों की और है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों शामिल हो रही हैं। आप पता नहीं भाई क्या, ये तो काट छाट का कहाँ से क्या बात बना दे, इसकी ज्यादा तो हमको जानकारी है नहीं भाई। हम तो ना तो ये देखते, ना हम अखबार पढ़ रहे, ना यहाँ टीवी देखते, तो आप लोगों से ही पता चल जाएगा भाई ये हो रहा है। तो बहुत गिरफ्तारियां हो रही है। अभी किसान आंदोलन में आपने सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बाद धीरे धीरे आप कंज्यूमर्स का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं तो उठाएंगे ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो कहना तो पड़ेगा ना, महंगाई बढ़ रही है भाई। सरसों के दाम तो बढ़े नहीं, लेकिन तेल के दाम किलो पर 30 और 40 रुपया बढ़ गए, पेट्रोल के बहुत बढ़ गए। तो ऐसे ही अनाज की कीमतों में उतार चढ़ाव आएगा। रोटी, हमने बार बार कहा कि रोटी बाजार की वस्तु ना बने, भूख पे देश और दुनिया में व्यापार ना हो। ये तो पूरी दुनिया में लड़ाई जाएगी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही पूरी दुनिया पे भूख पे व्यापार करना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये आप लगातार पंचायत कर रही है, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या लगता है कि अब सरकार किस मूड में बैठी है? अब क्या बता भाई, सरकार की बात तो सरकार वाले बता सके, पंचायत की बात हम बता सके। क्योंकि फरवरी से अब तक आपको बुलाया नहीं, 15 दिन हो चुके हैं। हाँ हो गए, 15 ज्यादा दिन हो लिए। हाँ 22 तारीख से, 26 तारीख के बाद से कोई नौता नहीं आया कि ना कुछ नहीं आया अभी। ये जो किसान पंचायतें हो रही हैं, इस पे सबसे प्रमुख जो शख्सियत है वो आप हैं, आपके नाम पे पंचायत हो रही हैं। लेकिन उस दिन चढ़ूनी जी का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये पंचायतें संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत। हाँ मोर्चे की पंचायत है। हमारा क्या है, हम भी किसान हैं, हम भी गाँव में खेती करें। गन्ने का भुगतान है, कुछ तो सरकार नहीं देती, फिर एक आधी पर्चियां में ज्वाइंट खाता घर वालों ने करवा रखा, घर वाले नहीं देते। उतना ही दे, यहाँ पे आटा दाल भिजवा दें कि क्या खर्चा तो वहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करे पैसों का। अभी 18 को रेल रोको आंदोलन की हाँ होगी, जो संयुक्त मोर्चा, आपने उत्तराखंड और नहीं सब जगह होगा, जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल है उसको। क्या रहेगा, ट्रेनें रोकी जाएंगी, कितनी देर रोकी जाएंगी, क्या? वही 3-4 घंटे का। 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और इस आंदोलन को धार दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को गाजीपुर बॉर्डर पर एकदम नई भूमिका में नजर आए। राकेश टिकैत ने आंदोलन स्थल पर चल रही सावित्रीबाई फुले पाठशाला में जाकर के न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, बल्कि 1.5 महीने से इस पाठशाला में आ रहे बच्चों ने क्या कुछ सीखा, इस बात की जानकारी भी ली। बता दें कि एक निर्देश दीदी इस पाठशाला का संचालन 1 जनवरी से कर रही हैं और गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल पर सावित्रीबाई फुले पाठशाला में 1 जनवरी से कक्षाएं चल रही हैं। हम किसान आंदोलन में आए हैं, किसानों के समर्थन में हैं और हम यहाँ किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे। बच्चे की संख्या अब कम हो गई है, तो क्योंकि ये बच्चे भी शिक्षा से दूर हैं, ये स्लम एरिया के बच्चे हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी और कबाड़ा बीनते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को भी पढ़ा दिया जाए।
तो फिर हमने इन बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया। शुरू में बच्चे आते नहीं थे, बच्चे डरते थे, क्योंकि कभी ये स्कूल नहीं गए, इसमें से कुछ गए हैं बाकी नहीं गए। तो इनको चॉकलेट और टॉफ़ी का लालच देकर हम शुरू में बुलाते थे। लेकिन बच्चों की लगन और शिक्षा के प्रति लगाव इतना ज़्यादा है, हमने देखा कि इतने एक्साइटेड हैं बच्चे कि हम 11 बजे का समय देते हैं तो 9 बजे आ जाते हैं। कई बार हम एक चाय पीते हैं और 2:30-3 बजे खाना खाते हैं, क्योंकि इनका शिक्षा के प्रति लगाव, प्रेम, तो कहीं ना कहीं हमारी भूख मार। विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने सोमवार को असम में क्रियान्वित होने वाले भारतीय जापानी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि असम भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ये कहा कि राज्यों के विकास के लिए जापान का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उदाहरण है। असम भारत और एशिया के भविष्य विषय पर अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने यह कहा है कि एक ठोस विदेश नीति किसी राष्ट्र, क्षेत्र और राज्य की प्रगति में सीधे योगदान दे सकती है और ऐसे में राष्ट्र के विकास एवं वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा है कि हमें विदेश में मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बात पर गौर करना चाहिए कि इसकी दृष्टि एवं नीतियों का उपयोग देश में किया जा सके। That the ambassador of Japan agreed to also to come to Assam at the same time, because Japan has some important projects here. We went to see one of those projects, the water supply project today. So I cite that as an example of how actually foreign policy can make a difference to the ordinary person in the country. We have, the Modi government has a very deep commitment to the progress and welfare of Assam. कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण को तेज गति में लाने की तैयारी हो चुकी है। अगले 20 दिन में कोरोना टीकाकरण का पहला चरण खत्म करने के आदेश जारी हुए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए आदेश में साफ लिखा है कि आगामी 6 मार्च तक पहले चरण के तहत सभी 3 करोड़ लोगों तक टीका लगाने का मैसेज पहुंच जाना चाहिए। बीते 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 82 लाख लोगों को पहली खुराक मिल चुकी है और वहीं बीते 13 फरवरी से कुछ राज्यों में दूसरी खुराक देना भी शुरू हो गया है। सोमवार से सभी राज्यों में दूसरी खुराक लगना शुरू होगी और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये कहा है कि 20 से 25 फरवरी के बीच देश के प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मचारी को टीका लग जाना चाहिए या फिर उनके फ़ोन पर टीका लगवाने के लिए मैसेज पहुंच जाना चाहिए। बीजेपी ने आगामी असम चुनावों में अपने खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को असम का दुश्मन बताया है और साथ ही ये कहा है कि मैं भारतीय और असमिया संस्कृति की रक्षा करने वाला चरमपंथी हूँ। पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक हेमंत बिस्व शर्मा ने अजमल पर असम की संस्कृति के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मैं तब तक पहचान की राजनीति करता रहूंगा जब तक लोकसभा सांसद अजमल और विपक्षी नेता राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद रहेंगे। दरअसल पत्रकारों ने शर्मा से प्रश्न किया था कि विपक्ष उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति के चरमपंथी की तरह पेश कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने खुद को चरमपंथी बताते हुए कहा कि अगर किसी ने मुझे ये तमगा दिया है तो मैं उसे धन्यवाद देता हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति में वो और अजमल बराबर हैं तो असम के वित्त मंत्री ने ये कहा कि AIUDF प्रमुख कुछ ऐसा कर रहे हैं जो असमी संस्कृति के विपरीत है, जबकि वो असमी संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है और सभी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और वोटर्स को साधने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। खासतौर से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों के जमकर तीर चल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लेकर के लगातार टिप्पणी करने में मशगूल हैं। इस बीच बीजेपी के बंगाल प्रभारी
बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी को एक नई चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी कानून का पालन करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए घोष ने ये कहा है कि हाँ, खेला होबे परिवर्तन होबे। मैं ममता दीदी के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं। टीएमसी को चेतावनी देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे विरोधी हमें बता रहे हैं कि हमारा खेल खत्म हो गया है, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि हमारा खेल जारी है। तैयार रहिए। अगर माताएं चुनाव के बाद अपने बच्चों के चेहरे देखना चाहती हैं तो उन्हें कहें कि वो उन्हें नियंत्रण में रखें। हम सभ्य हैं और कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। देखिए, एक विधायक का नहीं, ये टीएमसी पार्टी का आज अंदर की बात है। टीएमसी जान गई अकेले में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए कांग्रेस सीपीएम को साथ लेना चाहती है। इससे पता चल जाए यहाँ की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी अकेले में बंगाल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है और 200 सीट के साथ सरकार बनाएगी। चाहे सब एक साथ लड़े, अलग लड़े, कोई फर्क नहीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार एक बार फिर से अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से चर्चा में हैं। बिप्लब देव ने अगरतला में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि बीजेपी न केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना बना रही है। उन्होंने नेपाल और श्रीलंका में भाजपा की कथित महत्वाकांक्षा का खुलासा किया है। बिप्लब देव ने यह कहा है कि उनकी योजना नेपाल और श्रीलंका में अपनी सरकार बनाने की है। और मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने 2018 में अमित शाह के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये बात कही थी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की तरफ से हरियाणा के पंचकूला में 15 से 23 फरवरी तक 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 15 से 18 फरवरी तक महिला टीम की प्रतियोगिता होगी और 20 से 23 फरवरी तक पुरुष एकल वर्ग की प्रतियोगिता होगी। वहीं कार्यक्रम को लेकर के हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कहा है कि जो प्रतियोगिता शुरू हो रही है वो पंचकूला ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर टेबल टेनिस के प्रति हमारे युवाओं में एक जोश भरेगी। और दूसरी ओर प्रतियोगिता पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह बताया है कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि टेबल टेनिस की चैंपियनशिप प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा सीएम ने पंचकूला को खेल गांव भी बताया। उम्मीद करूंगा कि आज आपका यहाँ आना भी उनको एक नया मार्गदर्शन देगा और ये आज से जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ये 23 तारीख तक पंचकूला की इस धरा पर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर टेबल टेनिस के प्रति हमारे युवा साथियों को एक नया जोश भी भरेगा, एक नई उम्मीद भी जगाएगा कि आने वाले समय में हम क्रिकेट से ऊपर उठकर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पोर्ट जिसका शायद खर्चा इतना ज़्यादा ना हो मगर उस स्पोर्ट के अंदर एक्सेल करने में हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस बार की टेबल टेनिस चैंपियनशिप इसकी जो टूर्नामेंट है ये हरियाणा में आयोजित की जा रही है और ये स्थान जहां हम आए हैं इसको एक प्रकार का हम हरियाणा का खेल गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस परिसर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का एक खेल स्थल है और आने वाले दिनों में इसी वर्ष में देश भर का एक बड़ा कार्यक्रम खेलो इंडिया कार्यक्रम जिसमें 12,000 खिलाड़ी और उनके साथ प्रबंधकगण और सहयोगी वो सब यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। तो हरियाणा को एक गौरव है इस बात का कि प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ हमारा ये महानगर, इसमें इस प्रकार की फैसिलिटीज हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ अब हुआ करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी आई हुई टीमें, हमारी जो खिलाड़ी टेबल टेनिस की बहनें, इनका सबका स्वागत करता हूं। अब हरियाणा के चरखी दादरी में आज शाम
आज वहां पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने की। इस बैठक में सांसद सुशील गुप्ता ने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधा और साथ ही पार्टी का विस्तार करते हुए राकेश चांदवास को आम आदमी पार्टी बाढड़ा का हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के कृषि मंत्री दलाल साहब की निंदा करती है। वो कहते हैं कि किसान अपनी इच्छा से मर रहे हैं, ये किसान शहादत दे रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष किसानों का चल रहा है, आप आंख बंद करके ना बैठे। कभी खट्टर साहब इनको आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान से जोड़ते हैं, कभी चाइना से जोड़ते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। आज आपने हरियाणा की सारी पंचायतों को भंग कर दिया। समय पे चुनाव कराने से आप डरते हैं। जब कार्रवाई मुख्यमंत्री हो सकता है, कार्रवाई कैबिनेट हो सकती है, कार्रवाई प्रधानमंत्री हो सकता है, कार्रवाई केंद्र सरकार की कैबिनेट हो सकती है, तो ग्राम पंचायत कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? जब तक आप चुनाव नहीं कराते, ग्राम पंचायत को जारी रखिए ताकि वो अपने हित के अंदर फैसला ले सके। ये सारी पावर जैसे केंद्र सरकार ने ले रखी है, हरियाणा सरकार भी अपने हाथ में लेने की कोशिश। देखिए, किसानों से इस बीजेपी की सरकार के और इनके मंत्रियों के, इनके मुख्यमंत्री के, इनके मन में किसानों के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। और जब नफरत अंदर से निकलती है तो आदमी गलत बात ही बोलता है, कभी अच्छी नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूँ, ये देश के अन्नदाता है, इनसे प्यार करो। किसानों के आंदोलनों के बीच कांग्रेस नेता विद्या देवी रानी के बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के जींद में विद्या देवी ने रविवार को पार्टी की एक बैठक में ये कहा कि किसान आंदोलन में किसानों की मदद करो, चाहे पैसे दान करने हो या फिर शराब बांटनी हो। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही टूल किट मामले पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, अब ये कांग्रेस की सोच है कि शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए, और शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है। अपने कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते होंगे, इसीलिए उसने इतनी बात और इतनी स्पष्टता से कह दी। देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो, उसका समूल नाश कर देना चाहिए। फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना कोई अपराध है। हम प्रजातांत्रिक देश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ करना देशद्रोह के दायरे में आता है। और जो लोग इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो या कोई और हो, लोगों को इनकी असलियत भी पहचाननी चाहिए कि ये देश विरोध को हवा दे रहे हैं, और इसको जितनी जल्दी रोक लगाई जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये छूत की बीमारी होती है। अगर रोक नहीं लगाई जाएगी तो ये बहुत जल्दी फैलती है और ये देश के लिए बहुत अहितकारी है। हरियाणा की कांग्रेस नेता विद्या रानी दनोदा ने किसानों के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें हर तरह की मदद देने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने किसानों को मदद में सब्जियां और पैसे के अलावा शराब तक का जिक्र भी कर दिया था। वहीं उनके इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। क्यों दारू का क्या हो यहाँ? उन्होंने, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद उन्होंने मंच से बड़ी पब्लिक में कहा है कि किसानों के आंदोलन में हर चीज उनको दी जाए, खाने, दारू सब कुछ दी जाए उनको। याद तो नहीं कोई दारू पीता ना, इस तरह का कोई प्रोग्राम है। हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के।
तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं तो उससे और कहना क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी, उनका क्या मतलब आंदोलन से, उनका क्या मतलब आंदोलन से। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यार किसानों के आंदोलन को कोई समर्थन और क्यों देते कोई क्या कर रहा है उसका, हम क्या कर रहे भाई। नीचे करो हाँ तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में हैं कि दारू- अच्छा दारू कोई यहाँ पी लगाने गए आंदोलन में, इसका बहुत तो है नहीं, रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये का क्या मतलब- लक्षण है यहाँ, तो पार्टी किस तरह की वजह से बयानबाजी क्यों करना ये चाहती गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। अपने आंदोलन में बांटते हुए जो बांटना उन्हें। है? लेकिन किसानों के आंदोलन से कोई उनका लेना देना नहीं है। इस तरह हापुड़ में केंद्रीय बजट को लेकर के वित्त, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बजट के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय बजट को सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया है और प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बजट को लेकर के पीएम मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कोरोना काल में पेश किए गए बजट की सराहना की है। प्रभारी मंत्री ने यह बताया है कि इस बजट को देखने के बाद विपक्ष को आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिले और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह बजट किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट सर्वसमावेशी, हर एक व्यक्ति को लाभ से जोड़ने वाला और इस देश की महिलाओं, युवाओं को, गरीबों को, किसानों को, हर एक व्यक्ति को लाभ देने वाला बजट है। एक नई ऊंचाइयों तक आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने वाला ये बजट है। 2021-22 का जो बजट है वो यह बजट जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए, यह बजट सभी इस देश के रहने वाले नौजवान, गरीब, किसान, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को एक नई दिशा देने की ओर और एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम अपने देश में बना सकें, इन सभी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर आधारित यह हमारा जो केंद्र का बजट है। मैं इस अभूतपूर्व और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं ऐसे बजट के लिए अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त कर। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में हुई और बैठक में सड़क सुरक्षा को मजबूत कैसे बनाया जाए इसे लेकर के विशेष तौर पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने यह कहा कि सड़क सुरक्षा को कैसे और दुरुस्त किया जाए, इस बात को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीर हैं और समय समय पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। जिला सिरमौर की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, उसको लेकर यहाँ जिला सिरमौर की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में किस प्रकार से हम सड़क सुरक्षा को लेकर और सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग सड़क के एक्सीडेंट्स के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम वैश्विक आंकड़ों के ऊपर देखें, लगभग 12.5 लाख लोग प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और अगर हम अपने देश की बात करें, लगभग उसका 10% हमारे देश में भी रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो नशा के कारण हो जाते हैं या ओवर स्पीड के कारण हो जाते हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो जाते हैं या सड़कों की दशा सही ना होने के कारण भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आज की बैठक में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हमारा PWD है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे अन्य हमारे विभाग हैं, या फिर इसके साथ साथ हमारे जो नॉन गवर्नमेंटल जो गैर सरकारी सदस्य लोग हैं या गैर सरकारी संगठन है, सभी लोग अपने सुझाव देकर कि किस प्रकार से हम सड़कों की हम दुर्घटनाओं को रोक सकें।
उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तपोवन में एनटीपीसी सुरंग से 8 और इसके बाहर से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि सुरंग के अंदर करीब 35 लोग फंसे थे। इसके अलावा पूरे इलाके से अब तक 154 लोग लापता हैं। सुरंग के अंदर बचाव कार्य पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन भारी तादाद में मलबा जमा होने के चलते रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। अभी तक 140 मीटर तक ही मलबा साफ किया जा चुका है और सुरंग के अंदर ड्रिल से वहाँ पर जो फंसे हुए लोगों तक पहुँचने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और इस बीच सुरंग से वहाँ पर लाशों का मिलना शुरू हो गया है और बाहर इंतजार में खड़े परिजनों का हौसला टूट रहा है। का हमारा ये टनल में भी काम चल रहा है लगातार और हमारा ये जो बैराज वाला साइट है वहाँ पे भी काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं और वहाँ पे अप्रोच ऑलमोस्ट बन ही गया है। और उसके बाद जहाँ एक प्लेटफॉर्म बनाकर वहाँ पे स्लश की जो स्लश पंप है वो भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे वो स्लश को खींच सके और वहाँ पे हो सकता है कुछ बॉडीज़ रिकवर हो सके। और इसके साथ साथ दूसरे साइड में भी बैराज से लगातार काम चल रहा है, जिससे हम जल्दी वो अप्रोच पे पहुंच जाएं और दूसरी तरफ से भी हमारा स्लश पंप का काम शुरू हो सके। और इसके अतिरिक्त रैनी वाली साइड पे वहाँ पे भी लगातार काम हो रहा है। वहाँ से 7 बॉडीज़ रिकवर भी हो चुकी कल अकेले में, और यहाँ से कल 9 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। कल 6 हुई हैं और आज सुबह 9 हुई, आज सुबह 3 हुई हैं। कुल 9 बॉडीज़ टनल से अभी तक रिकवर हो चुकी है। ये आप लोग एनटीपीसी से एग्जैक्ट, क्योंकि ये मेजरमेंट रिलेटेड चीज़ है तो वो दे विल बी अ बेटर एजेंसी टू ब्रीफ यू ऑन दैट। इसमें हम लोगों का ये जो स्लश वाला काम है, ये मुझे लग रहा है अभी हम लोग अप्रोच बना रहे हैं। कल वहाँ पे कुछ मलबा भी आकर गिर गया है तो उसको क्लियर करते हुए अप्रोच बनाया जा रहा है और वहाँ पे स्लश पंप का काम तो मुझे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने यह कहा है कि हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। तपोवन टनल से आज 3 शव और मिले हैं, जिसे लेकर के वहां से कुल 8 शव बरामद हुए हैं और रैनी से कल शाम तक 7 शव मिले थे। आज कोई नया शव नहीं मिला। बता दें कि ग्लेशियर टूटने के कारण बड़ी आपदा आई थी और कई लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों गांव में हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है और उसमें तपोवन टनल से आज 3 बॉडीज और मिली हैं, तो कुल वहां से 8 हो गई। और रैनी से अभी तक कल शाम तक 7 रिकवर हुई थी, आज कोई नई रिकवरी नहीं है। इस प्रकार इस पूरी आपदा में जो डेड बॉडीज रिकवर्ड हैं अभी तक की वो 53 हो गई और उनमें से शिनाख्त यानी आइडेंटिफाइड जो है जिनकी पहचान हुई वो 27 हुई है। और अभी हम जो तपोवन वाला डैम था एनटीपीसी का, उसके डाउन स्ट्रीम में हम उसका पानी को डाइवर्ट किया तो उसको सुखा रहे हैं, जिससे हम वहाँ पे भी ये एक्सकेवेशन डिगिंग ऑपरेशन कर सकते। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के वृंदावन की केशवधाम चौकी के पास निर्माणाधीन मकान में खेलने गए 2 बच्चे 15 फीट गहरे पानी के टैंक में गिर गए और इनमें से एक बच्चे की तो इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो इलाज के बाद अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद मृतक बच्चे के पिता उमाकांत पांडे ने मकान मालिक के खिलाफ थाना वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सीसीआर के माध्यम से सूचना प्राप्त की है कि इस मकान में 2 बच्चे गिर गए। एक बच्चा है कार्तिक 10 वर्ष का और एक ऋषभ शर्मा 5 वर्ष का। उन दोनों बच्चों को निकाल तो लिया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक बच्चा के तो स्वस्थ है, एक बच्चे के इलाज चल रहा है, कुछ उसके साथ दिक्कत है। घटना के पीछे क्या किसी की लापरवाही वगैरह कुछ नहीं? ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें उन्होंने टैंक खोद रखा है। तो टैंक काफ़ी गहरा है, 15-20 फीट का टैंक है, उसे ओपन छोड़ दिया है। बच्चे खेलते हुए आए होंगे तो गिर गए। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर की ओर से भटिंडा के मिनी सचिवालय के बाहर एक मीटिंग की गई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के तहत भटिंडा में 18 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे के ट्रैकों को जाम किया जाएगा। और किसानों का ये कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक पंजाब में भी संघर्ष जारी रहेगा और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा उसके अनुसार भटिंडा में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। जो कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਤੀਜਾ ਮੌੜ, ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮਾ, 5 ਸੰਗਤ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਬਿਲकुल। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसे में 15 मजदूरों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात यवल तालुक के गांव के पास पपीते से लदा ट्रक पलटने की वजह से हादसा हो गया और सड़क दुर्घटना में 2 घायल भी हुए, जिन्हें नज़दीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और दुर्घटना रात करीब 1 बजे यवल रोड पर हुई। यहां पर पपीता ले जा रहे ट्रक ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। पपीते से भरे ट्रक में कई मजदूर भी सवार थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर कई गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के जलगांव में दिल दहला देने वाला ट्रक हादसा हुआ। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि कैंसर, एड्स और किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को जल्द ही हरियाणा सरकार खास मदद देगी। ऐसे मरीजों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के बराबर ही पेंशन भी शुरू करने की सरकार की योजना है। हमारी सरकार पहली बार कैंसर और HIV पीड़ितों को और किडनी से जो लोग पीड़ित हैं उनकी पेंशन जारी करने जा रही है। ऐसा हमने फैसला कर लिया है और उसकी सर्वे चल रही है। उतनी ही पेंशन मिलेगी इन कैंसर के पीड़ितों को, HIV वालों को, जो बुढ़ापा पेंशन वालों को मिलती है वृद्धावस्था पे। दिल्ली के गुलाबी बाग थाना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो PWD के खाली पड़े फ्लैट्स में चोरी किया करता था। और पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम सुनील बताया है, जो कि गुलाबी बाग इलाके का ही रहने वाला है। और पकड़े गए युवक पर पहले से ही नागलोई थाने में मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके ऊपर पहले से ही नागलोई थाने में मामला दर्ज है। और पुलिस ने युवक के पास से कॉपर की तार, स्क्रू ड्राइवर, प्लेयर्स बरामद करने में सफलता हासिल की है। और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सभी लोगों को इस योजना के बारे में बताया। बात गोंडा की करें तो यहाँ पर LBS पीजी कॉलेज में देवी पाटन मंडल के मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने पहुंच करके इस योजना का शुभारंभ किया और योजना के तहत पूरे मंडल में लगभग 344 प्रतिभागियों को चयनित किया गया है, जिसमें सबसे अधिक UPPCS परीक्षा के लिए प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ कर दिए हैं। अब इसी के हमारा मंडल में जो उपाम द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा कर लिए गए हैं उसी के अंतर्गत है लगभग 344 लोगों को प्रतियोगियों को चयन कर लिए गए हैं। उसमें से JEE में प्रतिभा करने वाला है 39 लोग हैं और NDA CDS में प्रतिभा करने वाला है 12 लोग है, नीट का है 53 लोग है और सबसे ज़्यादा UPSC PCS का है जो भागीरथी में प्रतियोगिता करने वाला है 240 लोगों का है। अब आज के दिन में इन लोगों को एक प्रेरणात्मक रूप में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्बोधन करके संबोधन करके सभी लोगों को उत्साहभरित कर लिए हैं। अभी हमारे मंडल में कल से इन लोगों को हमने उनको विषयवार है और कौन सा विषय में कितने बच्चों ने इस पर कोचिंग लेना चाहते हैं उसी हिसाब से हमारा कार्यप्रणाली एक बार बना के और यहाँ मंडल में हम लोग 3 जगह इसमें स्मार्ट क्लासेस के रूप में इसको कंडक्ट किया जाएगा इसी में। अब इसमें यह भी बात है, इसमें जो भी साथ क्लासेस में जो प्रतिभा करने वाला उनको भी मौका है और जो भी नहीं कर पाते हैं उन लोगों को हमने ऑनलाइन में भी इन लोगों को करने का भी इसको प्रावधान है। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में बसंत पंचमी के अवसर पर जोड़ मेले को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि हर साल बसंत पंचमी के दिन लोग दूर दूर से माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पहुंचते हैं और इस बार भी बसंत पंचमी के अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੂਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਾਡੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ 3 ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਗੇਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿत ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ। यूपी के अयोध्या में घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सिर पर गैस सिलेंडर लेकर के सड़कों पर निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रीडगंज चौराहे पर रोक दिया तो सपा नेता सड़क पर ही बैठ गए और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह कहा है कि भाजपा सरकार में महंगाई बेलगाम हो गई है और ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता से चंदा वसूल रही है। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, गैस के दाम बढ़ा रही है। गरीब महिलाओं के किचन में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाका डाल रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा और महानगर के साथियों ने प्रदर्शन किया। हमारा सवाल है भाजपा के नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, कि जब पहले गैस का दाम बढ़ता था
तो नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी सिलेंडर को सर पे लेकर और महंगाई डायन खाए जातबा का गाना गाते थे। आज हमारा सवाल है, तब महंगाई डायन थी कि आज महंगाई भौजाइया महबूबा हो गई है? क्या आज गरीब और किसान के घर में उसका असर नहीं पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, गरीब के किसान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए। और ये समाजवादी पार्टी मांग करती है कि मूल्य वृद्धि वापस हो। ये जो गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि सरकार कर रही है, वापस करे। पेट्रोल के डीजल के दामों की बेतहाशा वृद्धि वापस करे, वरना समाजवादी पार्टी सड़कों पर हाथ भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैनथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा और इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डैम की डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर के आदि बद्री में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित एक सेमिनार में ये बातें कही हैं। विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित इस सेमिनार में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। माननीय स्वर्गीय दर्शनलाल जी जैन का, क्योंकि हम सबको मालूम है सरस्वती शोध संस्थान का, इसके प्रारंभिक उपलब्धियों का यदि किसी को श्रेय देना हो तो मैं केवल माननीय दर्शनलाल जी जैन को ही दूंगा। क्योंकि मुझे ध्यान में है 1986 में जब मैं यमुनानगर में प्रचारक था तो उस समय सरस्वती शोध की जो चर्चाएं चली, सबसे पहले हमने उन्हीं से सुना था कि हरियाणा की इस पवित्र धरती पर आदि बद्री स्थान से सरस्वती का उद्गम स्थान है। और संयोग ऐसा कि इस सरस्वती शोध के मार्ग की खोज करने के लिए या उसको चिन्हित करने के लिए उस समय जो वैज्ञानिक डॉक्टर वाकणकर जी ने आदि बद्री से अपनी यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में मैं उनके साथ था। तो आज चूंकि आज मान्यवर दर्शनलाल जी जैन हमारे बीच में नहीं है, अभी गत दिनों ही उनका स्वर्गवास हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में एक शादी समारोह में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, इसको लेकर के सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। और किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने ये कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। उन्होंने कहा है कि इस कड़कड़ाती ठंड में शांतिपूर्ण ढंग से किसान भाई, महिलाएं, छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार भी किसानों के धरने को लेकर के गंभीर है। ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। जल्दी चुनाव होंगे, सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी जो कार्रवाई है वो पूरी होकर के चुनाव हों और नए सरपंच चुने जाएं, नई जिला परिषद चुने जाएं, पंच चुने जाएं, जिससे गांव की सरकार जो है सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सरकार फिर से काम में आए। वैसे एक लंबा समय अभी कुछ डेट भी तय नहीं की गई है और उनसे जो कार्यभार छीना गया है। नहीं, हो जाएंगे जल्दी चुनाव। तो किसान आंदोलन लगभग आपको पता ही है कितने दिनों से चला हुआ है, तो उसके बारे में आपकी सरकार हम तो बहुत इस बात को लेकर के चिंतित हैं, पीड़ित हैं और दिल पसीजता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भाई, हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारी माताएं, घरों के छोटे बच्चे वहाँ बैठे हैं और इसका समाधान जल्दी निकले, कैसे निकले, केंद्र की सरकार को तय करना है। किसान आंदोलन की जो लीडरशिप है उसको तय करना है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि बातचीत करें। बिना बातचीत के कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग वहाँ बैठे हैं और देश की सरकार भी उनको लेकर के गंभीर है, तो फिर कम्युनिकेशन बीच में स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा? इस पे
महानिदेशालय कारागृह जयपुर के महानिदेशक और महानिरीक्षक राजीव दासोत ने 16 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ बंदियों को उनके परिजनों, मित्रों और अधिवक्ताओं से मिलने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च 2020 को बंदियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार 16 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ बंदियों को परिजनों से मिलने दिया जाएगा। शर्तों के अनुसार विचाराधीन बंदी की 15 दिवस में एक बार और दंडित बंदी की माह में एक बार मुलाकात करवाई जाएगी। जेल मुख्यालय से श्रीमान डीजी साहब के नए निर्देश हैं, जिसमें कुछ पहले वाले नियमों में संशोधन किया है। विचाराधीन बंदी को जो 7 दिन में एक बार मुलाकात होती है, उसमें किया गया 15 दिन में एक बार होगी, और जो दंडित बंदी है, सजा वाली बंदी है, उनको 15 दिन में एक बार होती है, जो 1 महीने में एक बार होगी, और एक ही व्यक्ति एक आदमी से बंदी से मिल पाएगा। उसके बाद समय में भी परिवर्तन किया गया है। 45 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए, और कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना की जाएगी। स्टाफ के लिए ग्लव्स वगैरह सैनिटाइज करने के बाद ही उन बंदी को प्रवेश करेगा, और बाहर निकलने के बाद भी पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। सामग्री लेन देन को लेकर लेन के लिए नहीं, मुलाकात के समय कोई लेन देन सामग्री नहीं दी जाएगी, पूरी तरह रोक रहेगी। पूरी तरह। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में देर रात हत्या की वारदात का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर एएसपी हिमांशु दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर के जांच में जुट गए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक विजय अपने मामा के लड़के से उधार दिए हुए 5 लाख रुपए मांगने गया था, जिसके बाद से वो लापता था, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया। और शक के आधार पर जब मामा के लड़के की गोदाम की तलाशी ली गई तो गोदाम में विजय की लाश लहूलुहान हालत में मिली। शव की सूचना पर सवाई माधोपुर से एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना और जांच करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सब्जी मंडी में जो हत्या हुई है सर, क्या मामला है सर? ये सब्जी मंडी में एक व्यापारी का मर्डर का मामला है, जिसमें विजय चंदवानी नाम का व्यक्ति मृतक है और विजय बालानी नाम का व्यक्ति इसका मारने वाला है। सर आगे की क्या कार्रवाई? कारण क्या रहा सर इसका? इनके आपस में एक बीसी के पैसों को लेकर के विवाद था। इस घटना को लेकर के दोनों में ये घटना हुई। कल इसकी पत्नी ने थाने में जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी, और इसके बाद में फिर इसकी तलाश के दौरान और फिर ये डेड बॉडी मिली, और इसके परिजनों के द्वारा फिर विजय बालानी के विरुद्ध है जो हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सर मृतक कब से लापता था सर? मृतक परसों शाम से लापता था। ठीक है, थैंक यू। महोबा में एक दिन पहले अधिवक्ता मुकेश पाठक की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अधिवक्ता की आत्महत्या से आहत बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार के बाद 2 मिनट का मौन रख करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए, और इस मौके पर अधिवक्ता समिति ने मुकेश पाठक आत्महत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। तो वहीं पीड़ित परिवार सुरक्षा के साथ साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही महोबा एसपी सीईओ को भी मामले में अभियुक्त बनाने की मांग कर रहा है। तो जब तक जो है ये 50 लाख रुपए मुआवजे की धनराशि और उच्च स्तरीय जांच, उसके परिवार को जो है सुरक्षा और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हम लोग कार्य से विरत रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिले में ये सब चर्चा हो रही है, और उनकी जो अचानक मृत्यु हुई, कैसे हुई ये सब जानते हैं, और किस संबंध में हुई, कैसा दबाव उनके ऊपर रहा। इसके पहले एक मीटिंग हुई होटल में, उसमें जो लोग शामिल हुए उनकी जांच करवाई जाए, और सभी फुटेज कैमरे के आधार पे सब जो है जांच की जाएगी। अगर जो भी उसमें आते हैं, कैसा प्रेशर पड़ा उनके पास, जो आज उन्होंने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने ऐसा निर्णय लेने पे मजबूर हुए और अपने बच्चों को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के चले गए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है हम सब लोग उनके साथ में हैं, और उनको यहाँ से और ऊपर तक न्याय दिलाने की।
रेवाड़ी के पाली में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल को लेकर के सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक करके ये निर्णय लिया कि आने वाले सत्र यानी कि 1 अप्रैल से सैनिक स्कूल की कक्षाएं पाली स्थित नई बिल्डिंग में ही लगाई जाएंगी। उन्होंने यह कहा कि अब तक बिल्डिंग के अभाव में कक्षाएं रेवाड़ी में ही एक किराए की बिल्डिंग में लगाई जा रही थी और मंत्री ओम प्रकाश ने यह कहा है कि सरकार सैनिक स्कूल को बढ़ावा देने के लिए बजट सत्र में भी सैनिक स्कूल के लिए ग्रांट जारी करेगी ताकि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले देश के भविष्य के सामने किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ सरकार कैंसर, HIV और किडनी के मरीजों का उनको भी बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर उनके बराबर पेंशन देने का निर्णय कर चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि 1 अप्रैल से बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। हमने 2-3 स्कीमों के अंदर और पेंशन जारी करने का फैसला किया है। कैंसर के जो पेशेंट हैं, HIV पॉजिटिव हैं और किडनी के जो पेशेंट हैं, सैद्धांतिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने फाइल पर इसके आदेश कर दिए हैं और एक सर्वे कि कितने कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, कितने HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, उनका चल रहा है। और जो बुढ़ापा पेंशन होगी वही पेंशन हम कैंसर मरीजों को, HIV पॉजिटिव को और किडनी के पेशेंटों को उनके बराबर देंगे। पेंशन बढ़ेगी, इसके ऊपर सरकार के अंदर विचार चल रहा है। जैसे ही फैसला होगा वो बता। अमेठी में घर के बाहर सड़क के किनारे खेल रहे 6 वर्षीय मासूम के पैर पर मोरंग लदा ओवरलोड ट्रक चढ़ गया और जिसके चलते मासूम का एक पैर शरीर से अलग हो गया और दूसरा पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर एम्बुलेंस की मदद नहीं मिल पाई, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने निजी वाहन से ही बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां पर बच्चे का इलाज चल रहा है। और वहीं इस घटना के बाद अमेठी कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ड्राइवर सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया। भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नमन ओझा ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है और क्रिकेट को अलविदा कहते वक्त वो भावुक भी नजर आए। हालांकि नमन ओझा T20 फॉर्मेट्स में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। नमन ओझा ने ये बताया है कि वो अब अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका कमर दर्द भी उन्हें लगातार परेशान कर रहा है, जबकि परिवार को समय देने के चलते भी वो अपने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। नमन ओझा मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के रहने वाले हैं। नमन ओझा ने भारत के लिए 1 टेस्ट, 1 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट और IPL में भी उनके करियर उनका जो है वो शानदार रहा है। और नमन ओझा के नाम रणजी ट्रॉफी में एक विकेटकीपर के रूप में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड भी है। एक न एक दिन तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। मैं पूरी ज़िंदगी तो खेल नहीं सकता हूँ, तो ये दिन आज ये अभी नहीं आता तो 1 साल बाद आता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी अब इतना सब मेरे बैक इतना सपोर्ट नहीं करती है मेरे को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। तो ये लेना ही था। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसलिए लिया है कि मैं आगे ग्लोबल जो भी लीग्स हो रही हैं उनके लिए मैं एलिजिबल रहूँ। T20 जो शॉर्टर फॉर्मेट रहता है कि वो मेरे को शायद ज़्यादा सूट करेगा, इसके लिए भी डिसीजन लिया है सर। और आपने मैच के दौरान चल भी रहा है, वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अपने यंगस्टर्स काफ़ी काबिल यंगस्टर्स हैं और काफ़ी बड़ा खेलने की कुव्वत रखते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा करे। जो इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिस हिसाब से अभी इंडियन टीम है, वो अब आई होप कि फिंगर्स क्रॉस कि वो ऐसा ही चलता रहेगा। काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर। मैं सचिन को बहुत लाइक करता हूँ, सचिन को। मैं हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में चल रहे नशे के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के द्वारा
शहर की कबीर बस्ती इलाके में एक मकान में रेड करके 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलोग्राम गांजा बरामद वहां पर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मकान से एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विकास उर्फ डोका दिल्ली से नशा लाकर के युवाओं को सप्लाई करता था और अपने घर पर ही नशे का धंधा चला रहा था। इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए नशे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपी से मुख्य सप्लायर को लेकर के रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और जब पुलिस मकान में रेड करने के लिए पहुंची तो घर के डबल बेड के नीचे गांजे से भरा हुआ बैग रखा हुआ था और वहीं आरोपी नशा तस्कर भी उसकी जेब से भी 11 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। कबीर बस्ती से 35 ग्राम हेरोइन व 11 किलो गांजा उसके घर से बरामद किया है। तो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई सर? ये हाँ, ये सूचना मिली थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या केस वगैरह दर्ज कर लिया गया इस पे? हाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज पुलिस रिमांड लेंगे इसका और इसमें गहनता। यूपी में सीतापुर का पिसावा क्षेत्र सोमवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला छोटे से विवाद का था जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के साथ मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक पिसावा थाना क्षेत्र के महमदापुर में सोमवार सुबह पुनीत यादव अपने घर से घास काट करके वो अपने खेत से अपने घर जा रहा था और करीब 10 बजे ग्रामीण गांव के करीब पहुंचा। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गांव के बाहर धान काटने वाली मशीन आ गई और इसके किनारे से होकर के गुजरते पुनीत का मयंक दीक्षित से सामना हो गया। आरोप है कि मयंक ने गाली गलौज शुरू कर दिया और इसी के बाद विरोध हुआ और झगड़ा होने लगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच बवाल वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया और पुनीत पक्ष की माने तो घर पहुंचने पर विपक्षियों ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर के साथ कई राउंड फायरिंग भी की गई। दहशत के बीच लोगों ने अपने अपने घरों को बंद कर लिया और सूचना मिलने पर पिसावा पुलिस के अलावा आसपास के थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पिसावा के गांव मोहम्मदाबाद में दो परिवारों में आज एक ढेलेबाजी पत्थरबाजी हुई थी। उसमें एक पक्ष ने हवाई फायरिंग किया है जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने पर लाया गया है। मुकदमा लिख के उनको हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं। घटना के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हुई कि धान काटने की मशीन आज एक परिवार लेके आया था और ये लोग। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।